हाँ, ये देखते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक है सेल डिवीजन। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसका अर्थ होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, यानी इसकी हिंदी होती है कोशिका विभाजन। तो जैसा कि हम जानते हैं सेल डिवीजन में कि वैसे देखा जाए तो मोस्टली जो हमारी जल सेल होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जर्म सेल और दूसरी होती है हमारी वेजिटेटिव सेल। यानी कि जर्म सेल ऐसी सेल्स होती है जिन्हें हम मदर सेल कहते हैं, और वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं ये मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट के केस में पाया जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की, तो हम जानते हैं कोशिका विभाजन में बताया गया कि एक कोशिका के बनने से लेकर के उसके विभाजन द्वारा संतत कोशिका बनने तक, यानी कि एक कोशिका के बनने से लेकर के उसके विभाजन द्वारा जो प्रोजेनी सेल होती है, संतत कोशिकाएं होती है, उसके बनने तक होने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहते हैं। और इसमें जिन कोशिकाओं का विभाजन होता है उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं कि जो हमारी कोशिका विभाजन होती है लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल को माना गया कि ये दो फेज होते हैं। यानी कि लाइफ साइकिल की दो क्लास होती हैं। एक होता है अंतरावस्था, यानी कि एक हमारा होता है अंतरावस्था, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेज। अंतरावस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं इंटरफेज। और दूसरा हमारा होता है एम फेज। दूसरा क्या है? एम फेज। अब आइए देखते हैं एक एक करके इसमें। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो अंतरावस्था होती है, अंतरावस्था में बताया गया कि केंद्रक उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और इस अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 क्लास में। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा अंतरावस्था है तो इसको डिवाइड करते हैं 3 क्लास में। और इसका तीनों क्लास, जिसमें सबसे पहला हमारा ए होता है, इसे हम लोग कहते हैं जीवन फेज। अंतरावस्था का जो फर्स्ट फेज है वो कौन सा है? जीवन फेज। तो जीवन फेज में बताया गया कि इसमें आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी कि जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और इसी में हम लोग एक और फेज पढ़ते हैं जीवन में, एक पढ़ते हैं हम लोग जी0 फेज। तो जी0 फेज में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, तो वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह प्रिपेयर हो रहा है या तैयार हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी0 फेज। यानी जीवन फेज में ही जी0 फेज हमारा होता है, जिसमें प्रोटीन जो है सिंथेसिस के लिए प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा हम देखते हैं बी वाला। जीवन के बाद में एक हमारा आता है अगला एस फेज। एस फेज को हम लोग मोस्टली कहते हैं सिंथेसिस फेज। यानी कि एस फेज में क्या होता है? तो एस फेज में हम देखते हैं कि इसमें एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब बताया गया कि डीएनए अपनी एक कॉपी से रेप्लिकेट करके कई कॉपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वही बताया गया कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तथा इसमें हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो डीएनए में पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, उसका संश्लेषण भी होता है। यानी कि इसमें बताया गया एस फेज में कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तथा हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तथा इसमें बताया गया कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? जीवन फेज, एस फेज। अब सी इसमें हम देखेंगे। सी हमारा बताया गया है
G2 फेज। क्या? G2 फेज। तो G2 फेज में जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमने S फेज में सिंथेसिस कर लिया। G2 फेज में देखते हैं कि इसमें जो स्पिंडल का फॉर्मेशन, स्पिंडल क्या होते हैं? तर्क, जो स्पिंडल हमारे होते हैं वो तर्क का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें बताया गया कि स्पिंडल के फॉर्मेशन हेतु प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, तथा सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रोथ होता है। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि जो हायर एनिमल में पाया जाता है, हायर एनिमल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही हमारा होता है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यानी हमने क्या देखा? अंतरा फेज, इंटर फेज में या अंतरावस्था में हमने देखा G1 फेज, S फेज और G2 फेज। यानी कि G2 फेज में हमने देखा कि इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे क्या होता है? आगे बताया गया कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे हो गए, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। तो ये सारे हमारे होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स का जो डेवलपमेंट होता है किसमें होता है? तो हम देखते हैं G2 फेज में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे, दूसरा हमारा कौन सा? M फेज। यानी कि हमने देखा जो अंतरावस्था था इसको 3 भाग में डिवाइड किए। चौथा जो हमारा है वो क्या है? M फेज। और M फेज को हम लोग कहते हैं मेटा फेज, ठीक है। तो M फेज में बताया गया, जैसा कि इसमें जानते हैं C और D देखते हैं, यानी कि D का मतलब A का 3। अब सेकंड नंबर हम देखते हैं M फेज। और M फेज में हम जानते हैं कि इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका विभाजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो वही हम देख रहे हैं कि M फेज में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ? सेल डिवीजन। अब आइए देखते हैं इसके आगे। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, अभी तक तो हम देख रहे थे कि कोशिका विभाजन का एक इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो मोस्टली 2 प्रकार की होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक होता है हमारा समसूत्री विभाजन, यानी कि एक हमारा होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा हमारा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो आज हम देखने वाले हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यदि इसमें हम देखें तो जैसा कि जानते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है, इसकी जो खोज की या डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले की थी W फ्लेमिंग ने, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये एक प्रकार की वेजिटेटिव सेल्स होती है जिसमें एक डिप्लॉयड मदर सेल, यानी कि एक डिप्लॉयड मदर सेल, मान लिया कि कोई सेल है और ये या 2 या नंबर में है, तो क्या है? डिप्लॉयड मदर सेल है जो कि समान रूप से 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। अर्थात ये जब डिवाइड होगा तो जब 2 कोशिकाएं बनेंगी तो इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी? 2 समान कोशिकाएं, यानी कि ये भी 2n होगी और ये भी 2n होगी, ठीक है। लेकिन यदि यहीं पर हम समसूत्री के अलावा विषम सूत्री या अर्धसूत्री की बात करें तो अर्धसूत्री डिवीजन होता तो उसमें हम देखते हैं कि ये हाफ हो जाता। हाफ होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट n हो जाता और ये फर्स्ट n हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन का मतलब कि जितनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो सारी कोशिकाएं क्या होंगी? जो पेरेंटल सेल होगी उससे बनने वाली प्रोजेनी की जो सेल होंगी वो समान होंगी, ठीक है। आगे थोड़ा देखते हैं सेल डिवीजन में। तो इसमें जानते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है समसूत्री विभाजन में या माइटोसिस में वो मोस्टली 4 प्रकार का होता है।
यानी कि उसके 4 फेज होते हैं, जिसमें पहला फेज हमारा है प्रोफेज। प्रोफेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोफेज को हम लोग कहते हैं पूर्वावस्था। यानी कि सबसे पहले बात करें तो हमारा होता है प्रोफेज, इसे हम लोग कहते हैं पूर्वावस्था। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वावस्था में जो है प्रत्येक क्रोमोसोम अपने अर्ध गुणसूत्रों में पृथक दिखाई देता है। यानी कि ये बताया गया कि जो हमारी सेल्स होती हैं, इन सेल्स में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो अर्ध गुणसूत्रों में पृथक दिखाई देते हैं। यानी कि सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से पृथक होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे क्या है? क्रोमोसोम जो एक दूसरे से पृथक हैं या अलग अलग दिखाई देते हैं। और ये जो है सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर का मतलब ये जो हमारा क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम को जो बीच में हमारा जोड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। यानी कि जिसको यहाँ पर हम बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा है इसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। अर्थात ये हम कहेंगे कि जो पूर्वावस्था होता है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं अलग अलग होते हैं तथा वह अपने सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है इसमें प्रोफेज के बाद दूसरा हमारा आता है मेटाफेज। मेटाफेज, और मेटाफेज को हम लोग कहते हैं मध्यावस्था। मध्यावस्था, इसमें सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि इसमें जो क्रोमोसोम इधर उधर पृथक रहते हैं वो मेटाफेज स्टेज में सेल्स में उसके मध्य में आ जाते हैं, यानी बीच में आ जाते हैं। मान लिया ये हमारा सेल्स है और सेल्स में इसमें जितने भी क्रोमोसोम हैं कहाँ पर आ जाएंगे? इसके बीच में आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या होती हैं? मेटाफेज स्टेज होती हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो हमारा है वो है एनाफेज। तीसरा हमारा क्या है? एनाफेज। और एनाफेज को हम लोग कहते हैं पश्चावस्था। क्या कहते हैं? पश्चावस्था। ठीक है, तो पश्चावस्था में आइए देखते हैं क्या होता है। तो जब एनाफेज की बात करते हैं तो देखते हैं कि एनाफेज में जो हाफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ क्रोमोसोम का मतलब जैसे ये हमारा जो क्रोमोसोम है तो इसके ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये जो दोनों क्रोमोसोम हो गए ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी हाफ क्रोमोसोम जो बताए गए हैं। ये पश्चावस्था में हाफ क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और संतत गुणसूत्रों के साथ, यानी कि इन गुणसूत्रों के साथ जो है एक रेप्लिकेटिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। और ये प्रतिकर्षण या रिपल्सिव फोर्स काम करता है जिससे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पश्चावस्था में हमारे इस तरह से होता है कि मान लिया ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये दोनों रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, चौथा हम देखते हैं, चौथा और लास्ट हम जैसा कि जानते हैं हमारा होता है टीलोफेज। और टीलोफेज स्टेज में जो संतत क्रोमोसोम यानी कि जो प्रोजेनी का क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वो विपरीत ध्रुवों की तरह। विपरीत ध्रुवों का मतलब मान लिया ये हमारी सेल है और एक ध्रुव इसका एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया। तो इसमें बताया गया कि जो ये क्रोमोसोम हमारे होते हैं ये विपरीत ध्रुवों की तरफ एकत्र हो जाते हैं और केंद्रक तथा केंद्रिका दिखाई देने लगती है। यानी कि बीच में जो हमारी केंद्रक होती है या केंद्रिका होती है मोस्टली दिखाई देने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया चारों स्टेज किसका? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन का। ठीक है, हाँ, अब आइए इसमें फिर हम देखते हैं कि जो प्लांट की कोशिकाएं होती हैं या प्लांट कोशिका जो होती है, तो ऐसा बताया गया कि प्लांट की कोशिकाएं या पादप की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो एक
प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो प्लांट की कोशिकाओं में जो डिवीजन होता है फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा होता है, ठीक है। वहीं कोशिका के मध्य से बाहर की ओर, वहीं पर बताया गया कि एनिमल सेल में कोशिका के मध्य से बाहर की ओर एक सेल प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है। वहीं जंतुओं में कोशिका कला के मध्यवर्ती स्थान से एक इनवेजिनेशन की प्रोसेस होती है, और इनवेजिनेशन के द्वारा क्या होता है, उसका डिवीजन होता है। इनवेजिनेशन मीन्स ये हुआ, जैसे मान लिया ये हमारी कोई सेल है, और इनवेजिनेट का मतलब होता है सेल अंदर की तरफ धंस जाए। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लिया ये सेल हमारी इनवेजिनेट हो जाए, या इस प्रकार की सेल्स में डिवीजन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे इनवेजिनेशन, ठीक है। आगे बताया गया है कि हाँ, अब थोड़ा आगे लास्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन जीवों की वृद्धि तथा विकास के लिए अत्यंत आवश्यक, यानी कि ये उसमें सहायक होती है। और इसीलिए बताया गया कि माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना होकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकते हैं, बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होते हैं, बाय बाइनरी फिशन के द्वारा भी हो सकते हैं, या बाय बडिंग के द्वारा भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है कि इसमें जो प्रोजेनी की सेल में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तो इसमें प्रोजेनी की सेल में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। यानी कि जैसा कि अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि मान लिया कोई सेल है और ये 2n नंबर में है, तो जब इसमें 2 सेल का डिवीजन होगा, यानी 2 सेल में ये डिवाइड होगा, तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो भी क्या होगी, 2n और 2n में ही होगी। ये लास्ट में बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो समसूत्री विभाजन में जो पेरेंटल सेल होती है, जर्म सेल होती, पेरेंटल सेल जो होती है उसकी प्रोजेनी और पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यदि यहीं पर हम मियोसिस सेल डिवीजन अर्धसूत्री की बात करें, तो जैसा कि जानते हैं कि अर्धसूत्री सेल डिवीजन में जो हमारी पेरेंटल सेल होती हैं और उनकी जो प्रोजेनी बनती हैं उनमें हाफ हाफ डिवीजन हो जाता है। जैसे ये पेरेंटल सेल का क्रोमोसोम 2n नंबर में है, तो उनसे मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान जो बनने वाली प्रोजेनी होगी उसमें n और n नंबर, यानी 2n कन्वर्ट हुआ 1n और 1n, मीन्स हाफ हाफ हो गया। लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री विभाजन में पेरेंटल और प्रोजेनी का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो हायर एनिमल में होता है, और इसका मेन पर्पज होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण करना, ठीक है, जो कि मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है।